नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वीक के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और बोलेंगे कि करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे पहला टॉपिक जो है वो किसके बारे में है दोस्तों? तो बिहार के अंदर क्या हुआ कि बिहार के अंदर एक नेता थे जिनका नाम था राजेश रंजन। तो ये राजेश रंजन नाम के नेता थे। उन्होंने क्या किया भाई? तो उन्होंने जो है महिलाएं जो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करती है तो उनके ऊपर एक अनचैरिटेबल कमेंट्स उन्होंने पास किया। तो ये वुमेंस कमीशन है, नेशनल वुमेंस कमीशन हमारा, उसने सू मोटो कॉग्निशंस लिया है उन पे, बराबर। और उनको बोला है कि भाई उनको क्या करना है, 3 दिनों के अंदर अंदर उनको एक्सप्लेनेशन देना है कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों बोला। उन्होंने ऐसा रिमार्क किया, उन्होंने ऐसी कमेंट पास की। इससे क्या हुआ भाई? तो महिलाओं की जो डिग्निटी थी, महिलाओं की डिग्निटी है, उसको क्या हो उसको खलेल पहुंची है। दूसरा, ये एकदम जेंडर सेंसिटिव बात उन्होंने बोल दी अभी। और ये उन्होंने कब बोला? 131 अमेंडमेंट बिल 2016 जो कि महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात करता था, जो संसद के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर पास नहीं हुआ। तो उसके बाद ये जो है इन्होंने ऐसा बोला कि भाई महिलाओं को अगर पॉलिटिक्स में रहना है तो उनको क्या करना पड़ता है। एक मिनट, ओके चलो। हाँ, तो भाई ये राजेश रंजन है, पप्पू यादव जिनको बोलते हैं, उन्होंने क्या किया, ये ऐसे अनचैरिटेबल कमेंट्स महिलाओं पे पास किए। इसका मतलब क्या है, मैं ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है इसके अंदर? तो कमीशन क्या कर सकता है कि भाई आप नेशनल वुमेंस कमीशन है हमारा, उसमें अगर कोई महिलाओं के बारे में कोई गलत शरत बोलता है तो अगर कोई उसके रिएक्शन में कोई अगर नेशनल वुमेंस कमीशन है उसको अगर कोई कंप्लेन नहीं भी करता है तो भी क्या कर सकता है, वो विदाउट कंप्लेन वो खुद से क्या कर सकता है, उस मुद्दे पे एक्शन ले सकता है। और यहाँ पे भी वैसा ही हुआ है कि भाई सू मोटो कॉग्निशंस नेशनल वुमेन कमीशन है हमारा, उन्होंने ले लिया है। लीगल बेसिस की बात करें तो ये जो है अपने जो महिलाओं की जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है स्टेट लॉ से वो पावर डिराइव करता है। दूसरी बात करें तो ये नोटिस इशू कर सकता है और बहुत सारी इंक्वायरीज कंडक्ट कर सकता है और एक्शन को भी रिकमेंड कर सकता है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि भाई जेंडर इनजस्टिस जो होता है पब्लिक लाइफ के अंदर, तो उसको क्विक रिस्पॉन्स करना ये नेशनल वुमेन्स कमीशन का काम है, बराबर। तो ये एक बहुत बुरी बात है मित्रों, दोस्तों, क्योंकि हमारे भारत को आज़ाद हुए अभी बहुत साल हो चुके हैं, 75 साल हो चुके हैं। और ये ऐसी बातें लोगों के माइंडसेट में से ऐसी बातें निकल नहीं रही है। लोग मतलब महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं, उनके मगज में क्या चल रहा है, ठीक है ना, तो वो बाहर ही नहीं आना चाहते हैं। सू मोटो पावर, तो डेरोगेटरी रिमार्क एंड डिग्निटी। अगर भाई किसी ने क्या किया है, महिलाओं के खिलाफ डेरोगेटरी रिमार्क किया है, महिलाओं की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, महिलाओं की जो डिग्निटी है, उसको अफेक्ट करने वाला कोई स्टेटमेंट बोला है, तो क्या होगा, वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं हमारे, उसका वायोलेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ जो है हमारे, वो क्या करता है भाई, वो भेदभाव नहीं करता है कि भाई पुरुष है महिला है, वो सभी को आगे आने के लिए क्या करता है, एक समान अधिकार देता है। रिप्रेजेंटेशन और रियलिटी की बात करें हम, तो हमने क्या देखा है भाई कि सेक्सिस्ट नैरेटिव है वो परसिस्ट करते हैं डिस्पाइट कॉल फॉर रिजर्वेशन। तो मतलब रिजर्वेशन लाने की बात तो चल रही है, लेकिन फिर भी उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि भाई सेक्सिस्ट नैरेटिव जो है महिलाओं के बारे में ऐसे ऐसे लोग फैलाते हैं। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की बात करें हम, तो पब्लिक फिगर है उनको क्या करना चाहिए, डेकोरम मेंटेन करना चाहिए। अभी ये जो है पप्पू यादव या इनको बोलेंगे राजेश रंजन, तो ये भाई ये क्या है भाई, तो ये MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है खुद, तो ये क्या है कि पब्लिक फिगर है, कोई आम जनता नहीं है। तो इनको तो अपना मतलब डेकोरम मेंटेन करना चाहिए था, इनको ऐसी अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। सॉरी दोस्तों। अब इससे क्या होगा भाई, ऐसे रिमार्क समाज में, सोसाइटी में ऐसे रिमार्क, ऐसे कमेंट आप पास करोगे तो इससे क्या होगा, महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन है उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा। नेगेटिव रिमार्क क्या करेगा, डिस्करेज करेगा महिलाओं को, जिससे कि वो क्या करे,
उनको इतना डिस्करेज कर सकता है कि वो पॉलिटिक्स के अंदर एंटर ही ना करे, ठीक है ना। तो ऐसे ये सारे जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। अभी देखो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट के अंदर बात करें तो वुमेंस रिजर्वेशन डिबेट में क्या हुआ था, तो हमारा जो 131 अमेंडमेंट बिल आया उसके अंदर क्या किया था, 33% रिजर्वेशन जो है महिलाओं को लोकसभा में और असेंबलीज़ में प्रोवाइड करने की बात की गई थी। अभी ये बिल है उसको 2/3 मेजोरिटी नहीं मिल पाई लोकसभा के अंदर, इसलिए ये बिल जो है वो क्या हो गया, फेल हो गया, ये फेलर हो गया, मतलब पास नहीं हो पाया। अब यहाँ पे एक तरफ तो हम क्या करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, इनसेंसिटिव पॉलिटिकल कमेंट्स पास करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें क्या कर रही है भाई, एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट है, मतलब समझ में आ रहा है। हमें क्या करना है, अगर हमें महिलाओं का सम्मान करना है तो हमें क्या करना है, हमारी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। हम जो बोलते हैं वही हम क्या होना चाहिए, हम करते रहने चाहिए, ठीक है ना। नीड फॉर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों है, तो लीगल मेजर्स मस्ट कम्प्लीमेंट सोशल चेंज। तो देखो अगर समाज में कोई चेंज लाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें लीगल मेजर्स लेने पड़ेंगे, कानून के तहत क्या करना पड़ेगा, ऐसे लोग जो टिप्पणी करते हैं उनको क्या सज़ा भी दिलवानी पड़ेगी, उनको मतलब उनका जो है मनोबल न बढ़े इसलिए उनको पनिश भी करना पड़ेगा। तो जेंडर सेंसिटिविटी इन पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स के अंदर अगर हम देखें तो ऐसी जेंडर सेंसिटिविटी चलती है भाई। डेरोगेटरी रिमार्क्स एंड डिग्निटी, तो महिलाएं जो है महिला पॉलिटिशियन उनको भी क्या होना चाहिए, इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। आर्टिकल 15 हमारा है वो किसी भी ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन को क्या करता है, प्रोहिबिट करता है, ठीक है ना, चाहे वो जेंडर के बेसिस पे हो, रेस के बेसिस पे हो, रिलीजन के बेसिस पे हो, किसी पे भी बेसिस पे हो। और वो अगर कोई आपको किसी भी बेस पे डिस्क्रिमिनेट करता है तो वो क्या है भाई, अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 19(1)(a) क्या करता है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, जैसे कि पप्पू यादव ने क्या किया है, आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए का इस्तेमाल करके उन्होंने ये टिप्पणी पास की है। लेकिन उनको ध्यान रखना चाहिए कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए प्रोवाइड तो करता है, लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के साथ आपको ये क्या करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोवाइड करता है। तो आपको क्या करना है, डिसेंसी और मोरालिटी का ध्यान रखना है। आर्टिकल 21 क्या करता है, आपको राइट टू डिग्निटी मतलब राइट टू लाइफ प्रोवाइड करता है। और कैसी लाइफ, तो डिग्निटी के साथ लाइफ आप जी सको, ठीक है ना। आपको ऐसे ह्यूमिलिएटिंग रिमार्क से आपको प्रोटेक्शन भी देता है। तो कंक्लूजन क्या है इसका भाई, तो कंट्रोवर्सी है वो क्या करती है कि भाई एक गैप को रिफ्लेक्ट करती है किसके बीच में, आइडियल्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड पॉलिटिकल रियलिटी। तो पॉलिटिकल रियलिटी अलग है और जेंडर इक्वालिटी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है ये अलग है, दोनों में बहुत गैप है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स एंड पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी एंड सोसाइटल चेंज, ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ने पे चेंज होनी चाहिए, तो ही क्या होगा कि भाई इफेक्टिव जेंडर सेंसिटिव लॉज जैसे कि रिजर्वेशन जैसे इम्प्लीमेंट हो पाएंगे। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा भी क्या है भाई, यूपीएससी जीपीएससी और अदर स्टेट पीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महिलाओं का जो एम्पावरमेंट है पंचायती राज के अंदर वो हुआ है, ऐसा नेशनल रिपोर्ट बता रहा है। देखो अप्रैल 2026 अपडेट है इसमें, तो इसमें की फाइंडिंग और नेशनल पिक्चर क्या है, तो महिला रिप्रेजेंटेशन कितनी है भाई, तो 12.14 लाख जो है महिला वीमेन एम्पावरमेंट हाँ देखो सॉरी इसमें क्या है, देखो तो इसमें ये जो है ना वुमेन एम्पावरमेंट इन पंचायती राज नेशनल रिपोर्ट, तो ये जो रिपोर्ट है वो ऐसा बताता है कि भाई महिलाएं जो है वो बहुत सारी जो अनरिजर्व्ड सीट्स है उस पर भी वो क्या होती है, इलेक्ट होके आ जाती है, ठीक है ना, बहुत सिग्निफिकेंट नंबर में आती है। और ये क्या दिखाता है कि भाई ग्रास रूट एक्सेप्टेंस है कि महिलाएं भी क्या हो सकती है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है, और बियॉन्ड कोटा जाके, बियॉन्ड मतलब उनको जितना रिजर्वेशन दिया है उससे भी ज़्यादा सीटों पे वो लड़ सकती है और क्या कर सकती है, अपना भागीदारी निभा सकती है। यहाँ पे बात करें तो टोटल 12.14 लाख जो है वुमेन रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें से 49.75% ऑफ द 12.41 लाख टोटल रिप्रेजेंटेटिव, टोटल इतने रिप्रेजेंटेटिव है उसमें से आधे रिप्रेजेंटेटिव कौन है भाई, तो महिलाएं रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है ना। रिजर्वेशन कंटेक्स्ट और गवर्नमेंट इनसाइट की बात करें तो भाई रिजर्वेशन कंटेक्स्ट के अंदर क्या बोला गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो क्या करता है, महिलाओं को 33% रिजर्वेशन कंपलसरी देने की बात करता है लोकल बॉडीज़ के अंदर। इसमें 19 स्टेट्स के अंदर महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया हुआ है। मिनिस्ट्री की बात करें तो पंचायत जो है वो एक प्रकार का रिमार्केबल एक्सपाउंड है। ऑफिशियल जो है वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक डेटा सेंट्रली
ऑन वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास है नहीं, ठीक है ना, रिजर्व और अनरिजर्व सीट्स पे, ठीक है। तो ये रियलिटी चेक है हमारे गवर्नमेंट की। हम बात करें बियॉन्ड रिजर्वेशन जाके, तो रियल एम्पावरमेंट क्या होगा कि अगर जो है महिलाएं जो है बियॉन्ड कोटा जाके क्या हो इलेक्ट करके आ जाए, जैसे ग्रेटर नंबर ऑफ स्टेट्स एक्सीडिंग लिमिट्स, मतलब जिनको जिन स्टेट्स के अंदर हमने रिजर्वेशन प्रोवाइड किया हुआ है महिला रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो उसमें महिलाएं जो है उनका जो सीट्स है रिजर्व सीट्स उससे भी ज़्यादा जाके वो क्या हो रही है इलेक्ट होके आ रही है। हायर नंबर्स वन इन द अनरिजर्व सीट्स, अनरिजर्व सीट्स में जाके भी वो सिलेक्ट हो रही है, ठीक है ना, इलेक्ट हो रही है। महिला की जो लीडरशिप्स है वो क्या होगी, उसको ग्रेटर एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए। तो ये पॉलिटिकल शिफ्ट होना चाहिए, पॉलिटिकल कल्चर में ये शिफ्ट होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग इज़ मोर डाइवर्स। महिलाएं आएगी तो क्या होगा, महिलाओं के बारे में क्या होगी, वो महिलाओं के मुद्दों के बारे में आवाज़ उठाएंगे, ठीक है ना। सोशल बैरियर्स भी उनके लिए क्या होगी, जैसे जैसे उनकी भागीदारी बढ़ेगी तो उनका जो समाज में जो सोशल बैरियर्स होते हैं वो भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे, और महिलाओं की जो पब्लिक रोल्स है उसमें एक्सेप्टेंस बढ़ती जाएगी, और सरपंच के अंदर भी वो रोल निभाएंगी, ठीक है ना, बैरियर रिड्यूस होते जाएंगे। दूसरा है कि भाई हम बात करें तो ये स्टेट्स वेरिएशन है, अलग अलग स्टेट्स के अंदर ये अलग अलग प्रकार की जो रिप्रेजेंटेशन है महिला रिप्रेजेंटेशन, उसमें ये वेरिएशन दिखाया गया है। पॉलिटिकल पावर और प्रैक्टिकल रियलिटी की बात करें तो लिमिटेड पार्टिसिपेशन है अभी तक। पूरा ओवरऑल देखिए तो महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो पॉलिटिक्स में बहुत लिमिटेड है। सरपंच में बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसमें भी क्या होता है, महिला सरपंच होती है, लेकिन पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है पूरा उनका हस्बैंड उनका क्या करता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है। तो गवर्नेंस क्वालिटी में इंप्रूवमेंट कैसे लाया जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिटिकल ग्रास रूट इशू है हमारे, उस पर फोकस करना पड़ेगा, जैसे कि एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा, हेल्थ पे फोकस करना पड़ेगा, एंड सैनिटेशन पे फोकस करना पड़ेगा। इससे कि क्या हो भाई, इन सब पे फोकस करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, लोगों की जो है महिलाओं की बोले या फिर पुरुषों की बोले सबकी क्या होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरेगी। अब महिलाओं की जो ग्रास रूट पार्टिसिपेशन है वो बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, तो विद अ सिग्निफिकेंट नंबर एक्सीडिंग कोटास, तो उनके लिए जो सीट रिजर्व थी उससे भी वो क्या हो रही है इलेक्ट, उससे भी ज़्यादा सीटों पे वो इलेक्ट होके आ रही है। बट कौन सी सीट रिज़र्व है, कौन सी है, उसे उस पर हमारे पास इतना ज़्यादा जो डेटा है वो है नहीं, ठीक है ना। कोटा का जो एप्लीकेशन है वो भी अनइवन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। तो ये पंचायती राज पे ये पूरा रिपोर्ट आया हुआ है, नेशनल रिपोर्ट। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे को हम सेलिब्रेट करते हैं, कौन सी तारीख को, 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका बेसिक ओवरव्यू की बात करें तो 23 अप्रैल को इसको सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड बुक डे को। और ये जो वर्ल्ड बुक डे है इसको यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था। यूनेस्को का फुल फॉर्म ये है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड बुक डे जो पहली बार ऑब्जर्व किया था वो 1995 के अंदर ऑब्जर्व किया गया था। इसका जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, वाई 23 अप्रैल को ही क्यों वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो विलियम शेक्सपियर जो है एक दुनिया के ज़बरदस्त ड्रामेटिस्ट थे, ठीक है ना। ये भी इनके और ये मिगुएल डे कैरवेंट्स ये भी थे। तो ये दोनों जो थे ये 1660s में इसी डेट को क्या हो गए थे, गुजर गए थे, मतलब 23 अप्रैल 1616 को ही गुजर गए थे। तो ये इनको सिंबॉलिक ट्रिब्यूट देने के लिए, ग्लोबल लिटरेचर को सिंबॉलिक ट्रिब्यूट देने के लिए क्या किया गया है भाई, 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। इसका मेन पर्पस देखो यहाँ पे ये देख लेते हैं कि इसको ये क्या है, लिटरेचर को ग्लोबल ट्रिब्यूट देने के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और अगर देखें तो मेन पर्पस क्या है, तो प्रमोट रीडरशिप, मतलब लोगों में पढ़ने की भावना बढ़े, लोग क्रिएटर्स जो हैं उनको क्या हो किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, मतलब जो अच्छा लिटरेचर लिखते हैं, ठीक है ना, क्रिएट करते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। रीडिंग, पब्लिशिंग और कॉपीराइट प्रोटेक्शन को प्रमोट करना, ये इस दिन का मेन जो है मकसद है। लिटरेसी एजुकेशन को बढ़ावा देना, ऑथर्स जो है उनका कंट्रीब्यूशन है उनको रिकॉग्नाइज़ करना, उनको याद करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट मेन पर्पज़ में आती है वर्ल्ड बुक डे के। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका जो है बेसिक कंसेप्ट की बात करें कॉपीराइट की, तो लीगल राइट्स गिवन टू क्रिएटर। कोई भी कोई भी जो है व्यक्ति जिसने कुछ ना कुछ लिटरेचर के अंदर क्या किया है, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उसको क्या दिया जाता है, उसको उस क्रिएशन के ऊपर उसको लीगल राइट दिया जाता है, जिससे कि क्या हो, उसके काम पे वो दूसरा कोई उसका काम जो है वो कॉपी ना कर ले, ठीक है ना। तो कॉपी ना करे तो मतलब उसको क्या मिल गया, कॉपीराइट्स मिल गया। अगर उसको उसकी बुक में से, उसके कुछ काम में से कुछ हिस्सा उठाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा उस व्यक्ति की उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है।
तो ऐसे क्या होगा भाई, प्रोटेक्ट क्रिएटर्स जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा अनऑथराइज यूज से, और इससे क्या होगा, इनोवेशन और क्रिएटिविटी बढ़ेगी, और ऐसे क्या होगा, फेयर इकोनॉमिक बेनिफिट सबको मिलेंगे। दूसरा बात करें तो ये किस किस में भाई वर्ल्ड बुक डे जो है वो किस किस को बुक्स को कवर करता है, ओपन बुक्स क्विल्स सबको कवर करता है, म्यूजिकल शीट्स को, नोट्स को कवर करता है, पेंटिंग, स्टैचूज़, मोशन पिक्चर, सबको ये मतलब कवर करता है, ठीक है ना, इस सबको इसमें कॉपीराइट्स मिल सकता है। और अगर हम बात करें ग्लोबल इनिशिएटिव कौन कौन से हैं, तो यूनेस्को के द्वारा शुरू की गई ग्लोबल इनिशिएटिव में सबसे पहला है कि भाई उसका क्या है भाई, की एक्टिविटीज़ जो है रीडिंग कल्चर को प्रमोट करना, पब्लिशिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करना, कॉपीराइट लॉस के बारे में सबको अवेयर करना, क्रिएटिव इंडस्ट्री को सपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें जो है। फोर्थ पॉइंट है इंडिया के बारे में हमें यूपीएससी की पर्सपेक्टिव से क्या रिलेवेंस है भाई इसका। तो कॉपीराइट एक्ट जो है 1957 में आया था, इसको अमेंड भी किया गया था। इसका जो है मेन उद्देश्य है भाई लिटरेरी ग्रोथ को प्रमोट करना है, पब्लिशिंग सेक्टर को प्रमोट करना है, ऑथर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना है, और इससे एजुकेशन और लिटरेसी में क्या होगा, मजबूती आएगी। इंपॉर्टेंस ये है कि क्रिएटिव इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है, और सपोर्ट क्या करेगा, क्रिएटिव इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट बात करें स्पेशल इनिशिएटिव के बारे में, तो स्ट्रैसबर्ग 2024 के अंदर क्या हो गया, सिटी सिलेक्टेड एनुअली टू प्रमोट बुक्स एंड रीडिंग। तो सिटी जो है वो हर साल क्या की जाती है भाई, बुक्स और रीडिंग को प्रमोट करने के लिए सिटी को सिलेक्ट किया जाता है। 2024 में ये सिटी को सिलेक्ट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें तो एक रिपोर्ट आया है जिसका नाम है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, और शॉर्ट में हम उसको ऐसा रिपोर्ट भी बोल सकते हैं। ये जो है वो सिटीज़न लेड इनिशिएटिव है, ठीक है। ये इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो भाई ये लार्जेस्ट नेशन वाइड सिटीजन लेड हाउस होल्ड सर्वे है। ये किसके द्वारा किया जाता है, तो भाई ये किसकी फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, और ये स्कूल बेस्ड नहीं है, ये हाउस होल्ड लेवल पे कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। दूसरा बात करें कोर पॉइंट क्या है इसके, तो ये है लर्निंग आउटकम को तो मेज़र करता ही है, ठीक है ना। सिर्फ वो क्या नहीं कर सकता है, सिर्फ एक्सेस टू एजुकेशन को नहीं मेज़र करता है, बट एजुकेशन में एक्सेस मिलने के बाद लर्निंग आउटकम कितना है उसको मेज़र करता है। इसमें क्या है, फाउंडेशनल लर्निंग आउटकम्स क्या है उसकी वो स्टडी करता है, जैसे कि रीडिंग एबिलिटी है कि नहीं, बेसिक अरिथमेटिक स्किल है कि नहीं, ये सारी चीज़ें वो लर्निंग लेवल पे फोकस करता है। दूसरा देखें तो प्राइमरी फोकस जो है वो उसका ये रिपोर्ट का किस पे था, तो रूरल इंडिया के अंदर था। उसमें भी क्या है, 5 से लेकर 16 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनमें कैसी मतलब रीडिंग की क्षमता है, अरिथमेटिक स्किल कैसे है, उसको स्टडी किया जाता है। तो ऑफिशियल डेटा सेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इस पे फोकस नहीं करता है, एनरोलमेंट स्टैटिस्टिक्स पे नहीं, इंस्टीट्यूशनल पे नहीं फोकस करता है। वो फोकस किस पे करता है, तो अगर आपको यूपीएससी में ऐसा पूछा जाए कि भाई गवर्नमेंट सर्वे है, तो गलत, ये गवर्नमेंट सर्वे नहीं है, ये प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा किया हुआ सर्वे है, ठीक है ना। एनजीओ लीड सर्वे है, ठीक है ना, एनजीओ लीड सर्वे है, लेकिन एनजीओ लीड है लेकिन वो अर्बन और हायर एजुकेशन पे फोकस नहीं करता है। वो फोकस किस पे करता है, रूरल और एलिमेंट्री लेवल पे फोकस करता है। एनजीओ लेड रूरल एंड अर्बन एलिमेंट्री लेवल को फोकस करने वाला ये सर्वे है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस नहीं करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस नहीं करेगा, लर्निंग लेवल पे फोकस करेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास अर्थ डे 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे। तो अर्थ डे की बात करें तो 22 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इससे क्या होगा भाई, तो लोगों के अंदर अवेयरनेस किसके बारे में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में लोगों के प्रति अवेयरनेस बढ़े, इसका ये मुख्य उद्देश्य रहता है, ठीक है ना। 22 अप्रैल को ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहला वो 1970 के अंदर इसको सेलिब्रेट किया गया था। और इसको सेलिब्रेट करते वक्त ये क्या हाईलाइट करता है, तो क्लाइमेट चेंज है, पॉल्यूशन है, बायोडाइवर्सिटी लॉस है, ये सारे जो मुख्य जो दुनिया के कंसर्न है इसको ये हाईलाइट करता है। ग्लोबल एक्शंस, इस सारे प्रॉब्लम्स पे ग्लोबल एक्शन होनी चाहिए, इसको एनकरेज करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ये एनकरेज करेगा, ठीक है ना। क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लीन अप ड्राइव, ये सारी चीज़ों को ये हाईलाइट करता है। दूसरी बात करें तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो ये किसके द्वारा ये अर्थ डे की शुरुआत की गई थी, तो यूएसए के अंदर ये पर्सनालिटी थी गेलॉर्ड नेल्सन, इनके द्वारा इसको शुरुआत किया गया था।
1917 के दशक में क्या हुआ था, मैसिव एनवायरमेंटल मूवमेंट हुआ था, जिससे कि क्या हो गया भाई, एनवायरमेंटल लॉज और एजेंसी जो है उसका क्रिएशन हुआ। धीरे 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 क्या हो गया, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन बढ़ता गया, तो उसकी जो चिंताएं है 1960 के दौर पे कंसर्न बढ़ते गए। वन ऑफ द लार्जेस्ट सिविक एनवायरमेंटल मूवमेंट था ये, ठीक है ना। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। उसके बाद ये जो अर्थ डे है वो एक ग्लोबल एनवायरमेंटल मूवमेंट है, नॉट यूएन ऑब्जर्वेंस, यूएन का ऑब्जर्वेंस नहीं है, ठीक है ना, ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डिक्लेयर नहीं किया गया था। तीसरी बात करें तो ये क्या है भाई, क्लाइमेट चेंज में जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, एक्सट्रीम वेदर है, ठीक है, इस इशू को हाईलाइट करता है, ऐसे एनवायरमेंटल इशू को हाईलाइट करता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस है, उसमें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, एक्सट्रीम वेदर की वजह से बहुत सारी स्पीसीज़ जो है एक्सटिंक्ट होती जा रही है, इस पर फोकस करता है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन बिगड़ रहा है, इस पर फोकस कर रहा है, ठीक है ना। तो ये इसका रिसोर्स डिप्लेशन हो रहा है ओवर यूज़ होने की वजह से। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स दुनिया के अंदर चल रहे हैं उस पर हाईलाइट करता है, और फिर सॉल्यूशन क्या देता है भाई, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन। तो ये सब करना चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, आने वाली पीढ़ी को अच्छी दुनिया दिखा पाएंगे। हम बात करें की इनिशिएटिव के बारे में, इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया ने कौन कौन से की इनिशिएटिव लिए हुए हैं। तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज भारत का इनिशिएटिव है, ग्रीन इंडिया मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बात करता है, ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, क्लाइमेट कमिटमेंट है, पेरिस एग्रीमेंट है, इसके तहत ये सारी जो योजनाएं है गवर्नमेंट ने, हमारी भारत सरकार ने क्या किया है, लागू करा है, जिससे कि क्या करें, हम ये सारे प्रॉब्लम से निपट सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्लोबल एफर्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना, तो हम देखें कि भाई एवरी ईयर जो है अर्थ डे जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये ग्लोबल लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये ग्लोबल एफर्ट्स है, ठीक है ना। इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट, रिस्टोर अवर अर्थ, ये हमारा थीम था इस समय का, ठीक है ना। ट्री प्लांटेशन करना है, क्लीन ड्राइव करना है, मतलब अवेयरनेस कैंपेन चलाना है, ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी, तब हम क्या करेंगे, हमारे अर्थ को जीने लायक छोड़ पाएंगे, ठीक है ना, और आने वाली पीढ़ी यहाँ पे एंजॉय कर पाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लेक न्यूचेटल जो है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो एक प्रकार का ये स्विट्ज़रलैंड का लेक है, जुरा माउंटेन्स है, इनलैंड लेक है, ठीक है ना। इसके आजू बाजू क्या है, जुरा माउंटेन आए हुए हैं, स्विट्ज़रलैंड के अंदर लेक है। तो ये जो पूरा है, पूरा कहाँ पे है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर है इसका लोकेशन। और इनसाइड द स्विट्ज़रलैंड सबसे लार्जेस्ट लेक है, बराबर। लोकेशन की बात करें तो ये क्या है भाई, जुरा माउंटेन के फुट पे लोकेटेड है। जुरा माउंटेन जो है वो वेस्टर्न स्विट्ज़रलैंड के रीजन में ये आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये फोल्डेड माउंटेन है यूरोप के अंदर। तीसरी बात करें, लास्ट आइस एज हुआ था तब ये जुरा माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ था, या फिर ऐसा बोले ग्लेशियर लेक है, ये ग्लेशियर की वजह से पैदा हुआ लेक है। चौथी बात करें, फ्लो रिवर, एरयूज रिवर, ब्रोए रिवर, ये सारी रिवर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। नेम्ड आफ्टर ला टेने कल्चर, तो ये जो है न्यूचेटल नेम जो है आयरन एज का जो कल्चर था उसके नेम से ये इसका नेम रखा गया है। सेम रिवर रॉ, थीले इनफ्लो, बोथ इनफ्लो एंड आउटफ्लो, राइट, थीले इनफ्लो एंड आउट। तो यहाँ पे रिवर के बारे में बताया गया है भाई, इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं। ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है भाई, नॉर्थ वेस्टर्न में क्या है, तो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। यहाँ पे वाइन यार्ड है, ठीक है ना, वाइन प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, विटीकल्चर पे फोकस हो रहा है, बराबर, वाइन प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ये है कि लाइट टेने साइट्स, तो साइट जो है ये मान लो कि ये लेक है तो उसका ये नॉर्थ शोर है, नॉर्थ शोर पे लोकेटेड है, ठीक है ना। प्री हिस्टोरिक कल्चर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्री हिस्टोरिक कल्चर जो है उसके बहुत सारे जो एविडेंस है यहाँ पे मिले हुए हैं हमें, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की तो यहाँ पे डंग बीटल के बारे में बात करेंगे। तो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम ले तो क्या है भाई, डंग बीटल जो है वो
स्कैरेबिडी जो फैमिली है उससे बिलोंग करता है, उसका ऑर्डर जो है वो कॉलियोप्टेरा है। इंसेक्ट डेट्रिटोवरर है, ठीक है ना। स्कारब बीटल, डेट्रिटोवर, न्यूट्रिएंट, साइक्लिंग, ये सारे कीवर्ड्स हैं, इन सब में इसका उपयोग होता है। फिजिकल फीचर्स क्या है इसके, तो बॉडी स्ट्रक्चर इसका रॉबूस्ट एंड कॉम्पैक्ट बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड क्लाउड लेग्स होते हैं, जिससे कि वो क्या कर सकता है, डंग को मतलब डिगिंग कर सकता है और डंग जो है उसको रोल कर सकता है। ब्लैक और ब्राउन है इसका कलर, ठीक है ना। मेटालिक ब्लू, ग्रीन और कॉपर शेप का भी हो, कॉपर ये कलर का भी हो सकता है। तो ये इसका सर्वाइवल एडवांटेज है, ये डिगिंग भी कर सकता है और रोलिंग भी कर सकता है, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें हम तो ये जो है एंटार्क्टिका के अंदर पाए नहीं जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे पाए जाते हैं, डेजर्ट में, ग्रासलैंड में, फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है ना। एंटार्क्टिका के अंदर गाय पाए नहीं जाते हैं। और ये नेक्स्ट जो है ये हमारा काम का नहीं है। फोर्थ, फीडिंग बिहेवियर कैसा है भाई, तो ये जो है लार्ज हर्बीवरस है, उसके फीकस को ये खाता है, डंग पे फीड करता है, और लार्वा एंड एडल्ट जो है वो क्या कर सकते हैं, डंग पे फीड करते हैं। टाइप्स और लाइफस्टाइल के बारे में बात करें तो इसका लाइफस्टाइल कैसा है, तो रोलर बॉल मेकर्स है, वो डंग को क्या करता है, रोल करता है बॉल्स में और उसको दूर लेके चले जाता है। टनलर्स है, बहुत सारे जो डंग है उसको क्या करता है, ग्राउंड में दफना देता है और डंग के अंदर ही रहता है ये। बिहेवियर बेस्ड क्लासिफिकेशन, कीस्टोन टू इकोलॉजिकल सर्विस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करता है, गंदगी साफ करता है। दूसरा हम बात करें यूनिक एडेप्टेशन की बात करें तो क्या है भाई तो ये जो है मिल्की वे ओरिएंटेशन जो है उसका इस्तेमाल करते हैं ये, ठीक है ना, अपना ओरिएंटेशन रखने के लिए। दूसरा है कि ये फैन लाइक लेमिनेट है, डिटेक्ट स्मेल ऑफ फ्रेश डंग क्विकली, इसको जो फ्रेश डंग होता है ना उसकी स्मेल एकदम क्विकली वो सुन सकता है। वेरी रेयर एग्जांपल है कि भाई कोई भी जो है नेविगेशन के लिए कोई ऐसा इंसेक्ट जो है गैलेक्सी का इस्तेमाल करता है। इकोलॉजिकल रोल जो है इसका क्या है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर को सॉइल के अंदर क्या करता है, रिसाइकल कर देता है। सॉइल एरेशन मतलब सॉइल का स्ट्रक्चर जो है उसको इम्प्रूव करता है। पेस्ट कंट्रोल करता है, ठीक है ना। पैरासाइट्स है, फ्लाइज है, इसको रिड्यूस करता है ये। प्लांट पैरासाइट्स है और फ्लाइज है, उसको कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो याद रखना और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो साकुराजिमा वोल्केनो, जिसका इरप्शन हुआ था, ठीक है ना, ये एक्टिव वोल्केनो है, इसका इरप्शन अभी हुआ था। तो बेसिक ओवरव्यू की बात करें तो जब इसका इरप्शन हुआ तो किलोमीटर ऊपर तक क्या हुआ है, उसके क्लाउड बने थे भाई, उसके जो प्लूम्स बने थे वो बहुत ऊंचे बने थे, ठीक है। ये एक प्रकार का स्ट्रेटो वोल्केनो है और कंपोजिट वोल्केनो भी बोल सकते हैं। सदर्न टिप है क्यूशू आइलैंड की, वहाँ पे ये वोल्केनो आया हुआ है। इसकी जो नियर बाई सिटी है वो कौन सी है भाई, कागोशिमा जो है इसकी वो नियर बाई सिटी है, ठीक है ना, कागोशिमा बे। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है तो क्या है नेचर इसका, तो जापान का मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है। दूसरा है इसमें इरप्शन जो है वो फ्रिक्वेंट होते रहते हैं और एक्सप्लोजिव एश इमिशन होता है इसके अंदर। इसके अंदर हाई सिलिका होता है, विस्कस लावा है, हाई गैस कंटेंट है। हाई सिलिका का कंटेंट होने की वजह से क्या होगा, ये विस्कस हो जाएगा, विस्कस होने की वजह से एक्सप्लोसिव विस्कस लावा क्रिएट होगा और गैस कंटेंट भी एक्सप्लोजिव इरप्शन क्रिएट करेगा। मैग्मा टाइप की बात करें तो इसके अंदर कैसा है, एंडेसिटिक मैग्मा टाइप है, ठीक है ना। तो ये सर्वाइवल एडवांटेज और हजार्ड भी है, ठीक है। टेक्टोनिक सेटिंग की बात करें तो प्लेट बाउंड्री जो है वो कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री पे ये वोल्केनो आता है, ठीक है ना, क्योंकि सबडक्शन ऑफ ओशेनिक प्लेट जो है वो सबडक्ट होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये वोल्केनो फटा था, ठीक है ना। प्लेट बाउंड्री की बात करें तो प्लेट मार्जिन पे ये कन्वर्जन प्लेट मार्जिन है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, उसके नीचे ये सब गतिविधियाँ होती रहती है और ये वोल्केनो फटता है। जो सबडक्टिव प्लेट होगी वो मेल्ट होगी और उसका मैग्मा बनेगा, मैग्मा फिर राइज करेगा और वो इरेप्ट होके बाहर ऐसे वोल्केनो में आ जाएगा। सर्वाइवल स्ट्रेटेजी ये है एश हजार्ड अवेयरनेस लोगों में फैलानी चाहिए, जिससे कि क्या हो, एश प्लूम का जो नुकसान है हमें वो लोगों को पता चले। तो
इसके जो है बहुत सारे नुकसान हैं हमें, ठीक है ना। विस्कस लावा हज़ार्ड्स, तो ये बहुत एरिया तक फैलेगा तो फिर बहुत नुकसान करेगा भाई, एग्रीकल्चर को भी नुकसान कर सकता है, बहुत सी चीज़ों में ये नुकसान पहुंचा सकता है हमें, ठीक है। अगर हम बात करें और आगे, तो ये जो है यहाँ पे लावा की जो है लेयर बनती है, लेयर बाय लेयर। देखो यहाँ पे एक लावा की लेयर है, दूसरी लेयर है, तीसरी नीचे ऊपर आएगी, चौथी ऊपर आएगी, तो इसलिए इसको स्ट्रेटोवोल्केनो बोला गया है। और ऊपर ऐश जो है बनता है, कौन शेप में है, ठीक है ना। उसका नॉर्थ पीक कैसा है, ईटा डेक ऐसे कौन शेप में है। साउथ पीक जो है वो मिनामी डेक जिसको बोलते हैं, साउथ पीक वो मोस्ट एक्टिव है, ठीक है। ईटा डेक और मिनामी डेक, इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव साउथ पीक है। इसका कंपोजिशन तो भाई लावा से और एश से बना हुआ है। हिस्टोरिकल इवेंट की बात करें तो 1914 के अंदर इसका इरप्शन हुआ था, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। आइलैंड की बात करें तो साकुरीजिमा एज एन आइसोलेटेड आइलैंड, एक प्रकार का आइसोलेटेड आइलैंड है, ठीक है ना, सी से कनेक्टेड है। मैसिव लावा फ्लो हुआ था जब ये इरप्शन हुआ था 1914 के अंदर, ठीक है। ओसुमी पेनिनसुला है इसके साथ कनेक्टेड है, तो पेनिनसुला कनेक्शन है इसके साथ, ठीक है। दूसरा हम बात करें प्लेट बाउंड्री है, कन्वर्जन प्लेट मार्जिन सबडक्शन ओशनिक प्लेट है, वहाँ पे ये फटा है, ये हम चर्चा कर चुके हैं। इंपॉर्टेंस हजार्ड एंड साइंटिफिक वैल्यूज़, तो ऐश फॉल जो है वो कागोशिमा सिटी है, उसके नज़दीक वाली सिटी, उसके ऊपर ये ऐश गिरेगा तो लोगों को सांस लेने में दिक्कत होगी। वोल्केनिक गैसेस एंड इरप्शन होगा। साइंटिफिक इंपॉर्टेंस क्या है इसका, तो भाई वन ऑफ द मोस्ट मॉनिटर्ड वोल्केनो इन द वर्ल्ड, तो ये मॉनिटर्ड वोल्केनो है दुनिया के अंदर, ठीक है ना। दूसरा बात करें तो टाइप्स ऑफ टिपिकल ऑफ स्ट्रेटोवोल्केनो, कीटा डेक जो है लेस एक्टिव है, और ये मिनामी डेक जो है वो ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंट इरप्शन होते रहते हैं, पाइरोक्लास्टिक फ्लोज है, एक्टिव फोकस है, और इसके अंदर ये इनएक्टिव वर्ड आपको ज़्यादा दिखाई देगा। नेक्स्ट आगे बढ़े तो कैलामेरिया गैरोइनसिस, कैलामेरिया गैरोइनसिस, ठीक है ना। तो ये नई प्रकार की ये रीड स्नेक की प्रजाति पाई गई है, ठीक है ना। इसके बारे में अगर हम पढ़े, बेसिक आइडेंटिटी ओवरव्यू देखें तो क्या है, तो बुरोइंग रीड स्नेक है। कैसा है, बुरोइंग रीड स्नेक इसका प्रकार है। एंडीमिज्म मतलब ये जो है अभी किसी एक ही रीजन में पाया जाता है, करंटली नोन ओनली फ्रॉम दिस रीजन। तो कौन से रीजन से पाया जाता है, तो मेघालय में पाया जाता है, ठीक है ना। ये स्पीसीज़ का नाम क्या है, कैलामारिया गैरोइनसिस, लोकेशन वेस्ट गारो हिल्स में ही पाया जाता है। ये इसका टॉपिक नहीं था। चलो नेक्स्ट, की सिग्निफिकेंस क्या है भाई, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, ऐसा ये हाईलाइट करता है, ये नई डिस्कवरी हुई है ना। तो ये जो है मेघालय के अंदर क्या है, अभी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे तो और बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ हमें यहाँ पे मिलेगी। डिस्कवरी का इंपॉर्टेंस ये है कि रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है। गारो हिल्स में ही ये स्नेक पाया जाता है, और ये हैबिटेट लॉस की वजह से क्या है, वल्नरेबल स्थिति में आ चुका है। नेक्स्ट बात करें तो ये हमारे काम का नहीं है, वो नेक्स्ट अगले टॉपिक का था। रीड स्नेक है वो कौन से जीनस का है, तो कैलामेरिया जीनस का है। जनरल फीचर्स की बात करें तो ये लेस एक्टिव होता है, छोटा होता है, स्लेंडर स्नेक है, नॉन वेनमस है, मतलब इसके अंदर जहर नहीं होता है, मतलब ठीक है ना, वो आपको मतलब ये जहरी नहीं होता है। सिक्रेटिव एंड बुरोइंग नेचर का है। इसका अपीयरेंस कैसा है, ब्राउन ब्लैकिश हो सकता है, रेडिश कलरेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका अपीयरेंस भी चेंज होता रहता है। सर्वाइवल स्ट्रेटेजी की बात करें तो ये जो है क्या करता है, खड्डा खोद के एकदम बुरोइंग नेचर वाला है, ठीक है ना। बरी बीनीथ द ग्राउंड, टनल है, टनल क्रिएट करता है। अंडर एक्सप्लोर्ड इकोसिस्टम, अंडर एक्सप्लोर्ड है इकोसिस्टम इसकी। इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, एरेशन, ये सब इम्प्रूव करता है। अपीयरेंस भी इसका कैसा है, स्मॉल स्लेंडर स्नेक है, ब्राउन रेडिश ब्लैकिश अपीयरेंस है इसका, हार्ड प्रोटेक्टिव एक्सोस्केलेटन है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको क्या करनी है, ये स्नेक के बारे में आपको याद रखनी है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें भाई, इसका हैबिटेट के बारे में बात करें तो सदर्न एंड सदर्न ईस्टर्न एशिया के अंदर इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन है। ये अंडरग्राउंड ही रहता है ज़्यादातर, ठीक है। और ये जो है मॉइस्ट फॉरेस्ट के अंदर, लीफ लिटर, ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा पाया जाता है। ये हमारे काम का नहीं, ये हमने पढ़ चुके हैं, लेस एक्टिव है, अपीयरेंस ये प्रकार का है, इसको ये कैलामेरिया जीनस का है।
डाइट एंड इकोलॉजी कौन सी है, तो अंडरग्राउंड इकोसिस्टम रोल क्या है इसका, तो स्मॉल और सॉफ्ट बॉडी इन्वर्टिब्रेट होते हैं, इसको ये क्या करता है, खाता है। ऐसे छोटे छोटे इन्वर्टिब्रेट होते हैं ना, इसको ये स्नेक खाता है। इन्वर्टिब्रेट पॉपुलेशन को क्या करता है, ये कंट्रोल करके रखता है, क्योंकि इस पे ही इसको क्या है, इसका डाइट डिपेंड करता है इसकी वजह से। वॉर्म्स और इंसेक्ट की बात करें, यूपीएससी इनसाइट की बात करें, तो कंट्रोलिंग इन्वर्टिब्रेट पॉपुलेशंस इज अ की फॉर द अंडरग्राउंड बैलेंस, और अंडरग्राउंड बैलेंस है उसको बना के रखता है, ठीक है। कंजर्वेशन एंगल की बात करें तो वल्नरेबिलिटी और थ्रेट्स के बारे में बात कर सकते हैं, ये हमारे मुद्दा नहीं है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, और स्नेक का जो घर है वो क्या हो रहा है, वल्नरेबल होता जा रहा है। ये यूपीएससी हायर रिस्क टू द इस लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन, रिस्क बहुत ज़्यादा है इस पर, ठीक है ना, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करके रखना पड़ेगा। इकोसिस्टम बैलेंस है, ठीक है ना, सॉइल की जो इकोसिस्टम है उसको बैलेंस करके रखता है। बुरोइंग हैबिट है इसकी, ठीक है, सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है। ये कलर तो हमने पता है, हार्ड प्रोटेक्टिव स्केलेटन है, ये हमने देख लिया है। अभी हम बात करें तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, रिसेंट मैसिव फॉरेस्ट फायर एंगल्फ हंड्रेड्स ऑफ हेक्टर्स। तो इतूर नागारम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसके अंदर क्या हुआ है, एकदम फॉरेस्ट फायर इरप्ट हो चुकी थी, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो गया भाई, बहुत सारे जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे कार्निवर्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि वुल्फ है, टाइगर है, साउथ बियर है, हर्बीवोर ये सारे पाए जाते हैं, नीलगाय है, सांबर है, स्पॉटेड डियर है, चिंगारा, जायंट स्क्वेरल भी यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये इस सेंचुरी के अंदर क्या फॉरेस्ट फायर हुआ था, तो इन सबको क्या होगा, नुकसान होगा। यहाँ पे एक टेम्पल भी आया है जिसका नाम है सम्माक्का सारालामा टेम्पल, जो ये सेंचुरी के अंदर लोकेटेड है, सम्माक्का सारालामा टेम्पल, ठीक है। दूसरा बात करें तो ये मेजर ट्राइब फेस्टिवल है एक प्रकार का, बराबर। और बात करें तो ये इनसाइड ये टेम्पल आया हुआ है, मेजर ट्राइबल फेस्टिवल है, ठीक है ना। ऐसे इग्नोरेंस की बात करें तो इकोलॉजिकल रोल क्या है इसका, तो हैबिटेट फॉर डाइवर्स लाइफ, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो बहुत सारी डाइवर्स वाइल्ड लाइफ है उसका घर है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम को क्या कर सकता है, ये मेंटेन करके रखता है। ह्यूमन प्रेशर, हैबिटेट डिग्रेडेशन हो रहा है ह्यूमन की वजह से, ठीक है ना, तो ये थ्रेट है। फोना की बात करें, कार्निवर, हर्निवर, कल्चरल इकोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो इसके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है ना। आगे देखें, यहाँ पे हमने आगे महिलाओं के बारे में बात की थी कि भाई कोटा जो है सिर्फ महिलाओं की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको बढ़ा नहीं सकता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सोसाइटल बैरियर्स है, स्ट्रक्चरल बैरियर्स है, ठीक है ना। हम देखें कि भाई देखो यहाँ पे क्या हुआ है, वाटर टर्नआउट वर्सेस रिप्रेजेंटेशन। तो महिलाओं का जो वाटर टर्नआउट है, तो जो वाटर टर्नआउट है मतलब तकरीबन क्या है, पूरे भारत में क्या है 50% महिलाएं हैं। तो 50% महिलाएं क्या कर सकती है, वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकती है, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो बहुत लो है। वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो अभी क्या हो गया है, डिबेट में चल रहा है, क्योंकि उसको क्या किया, पास करने की कोशिश की गई, लेकिन वो पास नहीं हो पाया, और क्या हो गया लोकसभा में ही क्या किया, उसको फेल हो गया वो, ठीक है ना वो बिल। तो ये किस पे फोकस कर रहा है, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन टू स्ट्रक्चरल बैरियर्स। वोटर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में बहुत सारी गैप है, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार का चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, दुनिया में जो लड़कियाँ हैं वो और आगे बढ़ रही है, और हमारे यहाँ पे महिलाएं इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है। हाई इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, तो वोट करने के लिए तो बहुत सारी महिलाएं जाती है, ठीक है ना, लार्ज नंबर में जाती है, लेकिन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनका बहुत कम रहता है, ठीक है ना, फ्यूअर वुमेन, ठीक है। लिमिटेड एक्टिव एंगेजमेंट, तो 74 से 84% महिलाएं जो है वो सिर्फ वोटिंग देने तक ही सीमित रहती है, उसके बाद वो इनएक्टिव हो जाती है, बराबर। अगर आगे बात करें तो हम क्या है भाई, हाई वोटर टर्नआउट तो हुआ ही है महिलाओं में, रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, ये इनएक्टिव हो जाती है। स्ट्रक्चरल बैरियर की बात करें तो क्या है, पैट्रियार्कल नॉर्म्स है हमारे यहाँ पे, ठीक है ना, ये एक बिगेस्ट ऑब्स्टेकल है। 22% जो है ये बिगेस्ट ऑब्स्टेकल क्यों है, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी, तो हम नहीं चाहते कि हमारी महिलाएं जो है वो आगे आए और अपना करियर बनाए पॉलिटिक्स के अंदर, या फिर बहुत से अलग अलग रोल निभाए, ठीक है ना। लिमिटेड ऑटोनॉमी रहती है इनको, बराबर, अवेयरनेस भी नहीं रहता, इंटरेस्ट भी नहीं रहता उनका, ठीक है ना। हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो सब उस सब में वो ज़्यादा रहती है, जिससे कि उनका फ्रीडम नहीं मिल पाता है, ठीक है।
पॉलिटिकल विनिंग लिस्ट की बात करें तो वुमन विलिंग टू एंटर पॉलिटिक्स, तो जितनी महिलाएं हैं उसमें से 28% वुमन है वो पॉलिटिक्स के अंदर एंटर करना चाहती है। पार्टी लेवल भी कंस्टेंट रहते हैं, ठीक है ना, कैंडिडेट सिलेक्शन में बायसनेस रहती है। विनेबिलिटी आर्ग्यूमेंट होता है कि भाई लो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन टू वुमन, सेल्फ एक्सक्लूजन ड्यू टू द परसेप्शंस, कुछ खुद ही निकल जाती है, ठीक है ना, क्योंकि उनको माइंड में एक परसेप्शन बना हुआ है कि भाई हम उसके लिए बना ही नहीं है। तो इम्पैक्ट ऑन द वुमन पॉलिटिकल एस्पायरेशन, बहुत कम विलिंगनेस है कि भाई वो एंटर करे पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है ना। कम्युनिकेटिव इफेक्ट्स ऑफ बैरियर्स, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड पॉलिटिकल पाइपलाइंस, परसेप्शंस ऑफ पॉलिटिक्स एज अ मेल डोमिनेटेड, तो पॉलिटिक्स महिला पुरुषों के लिए बना है, ऐसा परसेप्शन समाज में अंदर बना हुआ है। कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर भी ऐसा परसेप्शन बना हुआ है, इसलिए वो क्या कर सकती है, वो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, ठीक है ना। रिजर्वेशन अलॉन इज़ नॉट सफिशिएंट, तो सिर्फ रिजर्वेशन लाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना। रिजर्वेशन ला भी देंगे ना तो भी क्या होगा, कुछ ना कुछ सोसाइटी का कुछ तबका ही है वो क्या करेगी, उस तबके की महिलाएं ही क्या करेंगी, पार्टिसिपेट करेगी, और जो पिछड़ी महिलाएं हैं वो उसमें अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो ये और महिलाओं में भी क्या करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो ये कैसा कर सकते हैं कि भाई महिलाओं में भी क्या है कि भाई पिछड़े हैं, दलित है, उनके महिलाएं हैं, उनके लिए भी क्या करें, सीटों को रिजर्व करके रखें, तो अच्छे से रिजल्ट मिलेगा हमें, ठीक है ना, और हमारा देश आगे जाएगा। ब्रॉडर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नीडेड, बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल पार्टीज़, और ये सोसाइटल के तौर पे, इकोनॉमिक्स के तौर पे, तो एक कंडीसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है, तभी क्या होगी, महिलाएं पार्टिसिपेट कर पाएगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अगर हम बात करें तो इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि भाई वो 25 दिसंबर 2000 को ये लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया था। ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। इसका मतलब ये है कि भाई 60% जो खर्चा है वो केंद्र सरकार उठाएगी और 40% खर्चा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी रूरल हैबिटेशन है उसको प्रोवाइड करना था, ठीक है। दूसरा कोर ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन एम ये था कि भाई ये क्या करे, रूरल एरियाज़ है उसको मेन रोड से कनेक्ट करे, ये इनका मेन जो था ऑब्जेक्टिव था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी, मतलब उनको क्या हो जाए, मेन रोड्स के साथ ये रूरल एरिया कनेक्ट हो जाए तो उनको मार्केट में, स्कूल में, हॉस्पिटल में ये सारी एक्सेसिबिलिटी आराम से इम्प्रूव हो जाए और उनका भी क्या हो जाए, ग्रोथ हो जाए, ये सब था, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव। डेवलपमेंट इम्पैक्ट क्या होगा इसका भाई, तो ये इससे रूरल इकोनॉमी जो है वो बूस्ट होगी, मोबिलिटी बढ़ेगी, लाइवलीहुड आसानी से मिलेगा, ठीक है ना। दूसरा इसका टारगेट एरिया कौन सा था, तो अनकनेक्टेड हैबिटेशन थे जो मेन रोड के साथ, मेन बाज़ार के साथ कनेक्टेड नहीं थे, उनको कनेक्ट करने का था। टाइप्स ऑफ रोड, समर हो, रेनी सीजन हो, विंटर हो, हर एक वेदर में क्या हो, ये रोड अच्छे से ऐसे बनाए जाए कि हर एक वेदर में वो कनेक्टिविटी का काम करे, ठीक है ना। और पॉपुलेशन क्राइटेरिया ये था कि भाई ऐसे गांव, ऐसे रीजन जहाँ पे 500 से ज़्यादा पॉपुलेशन हो उनको जोड़ा जाए। हिली, ट्राइबल, डेजर्ट ऐसे एरिया हो तो